सो हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं सीएमए इंटरमीडिएट का पेपर नंबर 10B। पेपर नंबर कौन सा है? 10B पेपर है। 10th पेपर का बी पार्ट है। सिलेबस कौन सा पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं सर सिलेबस 2022, राइट। तो 50 मार्क्स का इसमें आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है और 50 मार्क्स का क्या है इसमें आपका ऑडिटिंग है। ठीक है सर, यहाँ पे कौन कौन सी ऑडिट कवर है? ठीक है, तो उसको जानने के लिए पहले ये तो जाने ऑडिट होती क्या है, ऑडिट करते क्यों है, ऑडिट आया क्यों, उन सब चीज़ों की बात करते हैं। तो पहले मैं आपको एकदम कॉमन पॉइंट से लेके चलता हूँ, बिल्कुल बेसिक से, कि अगर आपको आज तक ऑडिट के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो भी पता चल जाएगा। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पे एंड एल अकाउंट, कैश फ्लो और फंड फ्लो और नोट्स ऑन अकाउंट, ये बनाए जाते हैं। कैश फ्लो और फंड फ्लो सब में नहीं बनते, जहां पे रिक्वायरमेंट होती है वहां पे बनते हैं, राइट। ठीक है, अब सुनिएगा, अगर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग है तो वहां पे कॉस्ट रिकॉर्ड्स भी बनाए जाएंगे, कॉस्टिंग भी की जाएगी, बिल्कुल की जाएगी। ठीक है, और अगर कंपनी बड़ी है या कंपनी के फॉर्मेट में, इंडिविजुअल नहीं है, पार्टनरशिप नहीं है, ठीक है, एलएलपी नहीं है, कंपनी के फॉर्मेट में है, तो कंपनी के फॉर्मेट में है तो फिर उसमें आरओसी के कंप्लायंस भी करने पड़ेंगे, मतलब रजिस्ट्रार और कंपनी के कंप्लायंस भी करने पड़ेंगे। यस, तो फिलहाल हम ये मान के चलते हैं कि सर एक बहुत बड़ी कंपनी है और क्या करती है वो? मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो उस पर क्या क्या लगेगा? क्या उसको कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने? यस। क्या उसको फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बनाने हैं? यस। क्या उसको कंप्लायंस करने हैं? यस। तो उसको तीनों काम करने हैं। क्या क्या काम है तीनों? दोबारा बोल दीजिए। कि सर एक तो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बनाने हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं, राइट। दूसरा काम क्या है? कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने हैं। और तीसरा काम क्या है? कंप्लायंस करना है। एक बार हम पूरा बड़ी कंपनी लेके चलते हैं। कंप्लायंस का मतलब क्या? वेरी गुड। कंप्लायंस का मतलब ये है कि जितनी भी लीगल रिक्वायरमेंट हमारे ऊपर है, जैसे मान लीजिए हम कंपनी बनाते हैं, ठीक है, तो कंपनी बनाने के बाद ऑडिटर अपॉइंट होता है, तो वो ऑडिटर अपॉइंट होने की जानकारी हमें किसे देनी पड़ती है? आरओसी को देनी पड़ती है। कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट होता है, उसकी जानकारी किसको देनी पड़ती है? आरओसी को। एजीएम होती है, जानकारी किसको देनी पड़ती है? आरओसी को। इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी पड़ती है, टीडीएस की रिटर्न भरनी पड़ती है, कंपनी के बहुत सारे फॉर्म भरने पड़ते हैं, टीडीएस काटना होता है, टीडीएस जमा कराना, ये सब कंप्लायंस है बेसिकली। तो जो जो हमारी लाइबिलिटी बनती है रिगार्डिंग प्रोसीजर, उन लाइबिलिटी को टाइम पे पूरा करना, ये कंप्लायंस है। ठीक है, तो वो बोलते हैं कंप्लायंस। अब सर एक कंपनी है जो बड़ी है और उसमें ये तीनों चीजें एप्लीकेबल है, तो उन्होंने ये तीनों काम ढंग से किए या नहीं किए, ये गवर्नमेंट जानना चाहती है। ठीक है, उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ढंग से बनाए नहीं बनाए, उन्होंने कॉस्ट रिकॉर्ड ढंग से बनाए नहीं बनाए, उन्होंने कंप्लायंस टाइम पे किया नहीं किया, ये गवर्नमेंट जानना चाहती है। अब सर गवर्नमेंट थोड़ी हर कंपनी के पास जाएगी कि लाओ जी दिखाओ आपके रिकॉर्ड्स, और जाएगी तो भी गवर्नमेंट को थोड़ी पता है। तो उन्होंने कहा कि ये काम हम करवाते हैं किसी एक्सपर्ट से। किससे करवाते हैं? एक्सपर्ट से करवा लेते हैं, जो इस फील्ड में मास्टर हो, उससे करवा लेते हैं। तो बोला सर कौन है इस फील्ड में मास्टर, बताओ तो सही। तो बोला सर देखो ऐसा है, फाइनेंस फील्ड का जो मास्टर है वो कौन है? सीए। विजिबल है क्या? एक बार देखना। अभी ठीक है, विजिबल। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक्सपर्ट कौन है? सीए। बोले एक काम करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीए से चेक करवा लेते हैं। बोला हाँ ठीक है, ये सही है। कॉस्ट का एक्सपर्ट कौन है? सीएमए। तो बोले चलो ये काम हम सीएमए से करवा लेते हैं। और कंप्लायंस का एक्सपर्ट कौन है? सीएस। तो चलो ये हम सीएस से करवा लेते हैं। तो इस तरीके से ये ऑडिटें आई। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सीए से चेक करवाना, तो ये बन गई हमारी फाइनेंशियल ऑडिट। ये क्या बन गई हमारी? फाइनेंशियल ऑडिट। कॉस्ट रिकॉर्ड्स को सीएमए से चेक करवाना, ये हमारी क्या बन गई? कॉस्ट ऑडिट। और कंप्लायंस को सीएस से चेक करवाना, ये बन गई हमारी सेक्रेटरियल ऑडिट। क्या बोलते हैं इसको? सेक्रेटरियल ऑडिट।
तो इस तरीके से हमारे ये 3 प्रोफेशन का जन्म हो गया एक तरीके से, ये मान लो आप, सीए, सीएस, सीएमए। ओके, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट है। अब सवाल ये है कि सर ऑडिट हम करा क्यों रहे हैं? तो अभी तो बताया कि सर जो काम कोई और कर रहा है उसको हमें चेक करवाना है कि वो काम प्रॉपर्ली हो रहा नहीं हो रहा। उसके लिए हम ऑडिट करवा रहे हैं, चलो ठीक है। अब सुनिए आगे कि सर हम जो इंटरमीडिएट में पढ़ने वाले हैं, तो क्या हम इंटरमीडिएट में ये तीनों ऑडिट पढ़ने वाले हैं? तो आंसर इज यस, हम इंटरमीडिएट में तीनों ऑडिट पढ़ने वाले हैं। बट जो क्वांटम है वो कुछ इस तरीके से है कि हमारा 95% जो कंटेंट है वो किसके ऊपर है? फाइनेंशियल ऑडिट पे, और 2.5% किस पे है? कॉस्ट ऑडिट पे और सेक्रेटरी ऑडिट। सर इतना सही? हाँ जी, इतना सही। सॉरी सॉरी। ओके, ठीक है। तो इसका मतलब अभी इंटरमीडिएट में आप जो ऑडिट पढ़ेंगे वो मेनली कौन सी ऑडिट पढ़ेंगे? फाइनेंशियल ऑडिट पढ़ेंगे। कॉस्ट ऑडिट का सिर्फ इंट्रोडक्शन है और सेक्रेटरी ऑडिट का सिर्फ इंट्रोडक्शन। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? हम तो कॉस्ट ऑडिटर बनने जा रहे हैं, हम तो सीएमए बनने जा रहे हैं, तो हमें तो कॉस्ट ऑडिट डिटेल में पढ़वानी चाहिए ना। तो देखो ऐसा है, आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि सीएमए के लिए फाइनेंशियल ऑडिट काम के नहीं है और सीए के लिए कॉस्ट ऑडिट काम के नहीं है। दोनों की जरूरत दोनों को पड़ती है, ठीक है। क्योंकि जब दोनों की रिपोर्टिंग होती है तो उसमें ये पूछा जाता है कि वो वाली ऑडिट हुई है क्या, समझ गए? जैसे हम टैक्स ऑडिट करते हैं, हम सेक्रेटरियल ऑडिट, सॉरी फाइनेंशियल ऑडिट करते हैं, तो उसमें पूछा जाता है कि कॉस्ट ऑडिट हुई है क्या कंपनी की, हुई है तो उसके कौन था ऑडिटर वगैरह, वो सब जानकारी, ठीक है। और बहुत सारे जो प्रोविजन है वो सब कहां से लिए गए हैं? फाइनेंशियल ऑडिट से लिए गए हैं। मतलब फाइनेंशियल ऑडिट में प्रोविजन बना दिए और फिर यहां पे क्या लिख दिया कॉस्ट ऑडिट में? सेम एज कंपनी ऑडिटर। अब सोचो, आप जब कॉस्ट ऑडिट पढ़ने जाओगे और वहां पे लिखा होगा कि सर प्रोविजन सेम वैसा ही है जैसा कंपनी ऑडिटर में था, तो हम तो पढ़ के ही नहीं आए कंपनी ऑडिटर, समझ रहे हो? मतलब आप फाइनेंशियल ऑडिट नहीं पढ़ोगे, जिसको कंपनी ऑडिटर बोलते हैं, उसको नहीं पढ़ोगे तो आप कॉस्ट ऑडिट समझ ही नहीं सकते। तो दैट्स वाई आपको ये तीनों चीजों का पता होना चाहिए। ओके, और ऑडिट में हम क्या पढ़ेंगे? तीनों ऑडिट को पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले फिर शुरुआत कर देते हैं। और शुरुआत किससे करें? कौन सी ऑडिट पढ़ें? ऑब्वियस सी बात है, फाइनेंशियल ऑडिट, ठीक है। इसी से तो वो समझ में आएगी आपको। तो फाइनेंशियल ऑडिट हम पढ़ने जा रहे हैं। अब फाइनेंशियल ऑडिट पढ़ने से पहले हमें इस वर्ड को समझना चाहिए कि व्हाट इज ऑडिट। ऑडिट क्या है और व्हाई हम ऑडिट क्यों करवा रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ऑडिट, और दूसरा है व्हाई वी आर डूइंग दिस, कि भैया हम ये क्यों कर रहे हैं। ये दो क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। थोड़ा सा पीछे मतलब 11th में जाना पड़ेगा। 11th क्लास पढ़ के आए हो ना, ऐसे तो नहीं आ गए? 11th क्लास जब आपने पढ़ी तो वहां पे एक टॉपिक आता था, मुझे नहीं पता आपको ध्यान है नहीं है, नहीं होगा वैसे, कि सर जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जो हम P&L बैलेंस शीट बनाते हैं, इसके कुछ यूजर होते हैं। पढ़ा है क्या ऐसा कुछ? बताओ, आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो क्या वो सिर्फ आपके काम आते हैं या वो किसी और के भी काम आते हैं? और बोलो भाई, आप एक ऑर्गेनाइजेशन है और आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, P&L बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो वो सिर्फ आपके काम के हैं या कोई और भी लोग हैं जिनके वो काम आते हैं? अच्छा, और नहीं 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 नहीं, इसका मतलब 11th आपने कोविड में करी थी, कोरोना में करी थी क्या 11th? यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अरे भाई आज रिलायंस है, समझना बात को, रिलायंस काम कर रही है, ठीक है। अब वो अपने P&L बैलेंस शीट बनाती है, पर मैं जानना चाहता हूं कि रिलायंस का प्रॉफिट कितना है,
क्यों भाई, मुझे क्या पड़ी है जानने की? क्योंकि मैंने रिलायंस के शेयर खरीदे हुए हैं। तो अगर मैंने रिलायंस के शेयर खरीदे हुए हैं तो क्या मेरा उसमें इंटरेस्ट होगा? बिल्कुल होगा, राइट। मैं भी तो जानना चाहूंगा कितना कमा रहे हैं। तो पहले पॉइंट मैं लिख देता हूं यहां पे इन्वेस्टर, तो चलेगा कि सर जो इन्वेस्टर होता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड होता है, वो जानना चाहता है क्या हुआ, ठीक है। अच्छा, रिलायंस ने जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए तो टैक्स भी भरा होगा, ठीक है। उसने वो टैक्स प्रॉपर भरा या नहीं भरा, क्या ये गवर्नमेंट जानना चाहती है? बताओ, उन्होंने अपना टैक्स प्रॉपर भरा या नहीं भरा, क्या ये गवर्नमेंट जानना चाहती है? तो इस टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या गवर्नमेंट भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड रहती है? यस। अगर कंपनी अच्छा कमाएगी तो बोनस भी देगी, सैलरी भी बढ़ाएगी एम्प्लॉय की, बोलो हाँ या ना? तो इस नजरिए से अगर हम बात करें तो क्या ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय जो हैं वो भी इंटरेस्टेड होने चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? उनको भी मतलब रहेगा कि हम भी तो देखें कितना कमा रही है कंपनी। ठीक है। कंपनी जब प्रोडक्ट बनाती है तो माल परचेज करती है, मशीनरी परचेज करती है, तो उधार में भी करती होगी, जाहिर सी बात है। तो जो लोग कंपनी को उधार माल बेच रहे हैं, क्या उनके मन में ये नहीं रहता होगा कि यार मेरा पैसा आएगा या डूब जाएगा? रहेगा। तो वो भी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना चाहेंगे। उनको लगेगा मैं कंपनी के 40 करोड़ मांगता हूँ और कंपनी की स्टेटमेंट, अरे यार बहुत अच्छा कमा रही है कंपनी, तो वो भी शांति से बैठेगा, हाँ ठीक है मिल जाएंगे पैसे, कहीं नहीं जाना। समझ गए? तो क्या इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो जो क्रेडिटर्स हैं हमारे, क्या उनका भी इंटरेस्ट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? यस। फिर बात कर लेते हैं बैंक की। उन्होंने बैंक से लोन उठा रखा है या बैंक को लोन के लिए अप्लाई किया कि साहब लोन चाहिए, कितना चाहिए? 200 करोड़ का चाहिए सर। तो बोलते हैं आपके लाओ P&L बैलेंस शीट लाओ, हम देखें आपकी चुकाने की कैपेसिटी है क्या। अभी तो हम लोन दे देंगे और फिर आपको ढूंढते रहेंगे कहाँ गए। तो ये जानने के लिए कि आपकी रीपेइंग कैपेसिटी है या नहीं, हमें आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए, ठीक है। तो इस नज़रिए से अगर मैं बात करूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं मनी लेंडर, क्या बोलते हैं इसको, मनी लेंडर, या फिर बैंक बोल सकते हो आप आसान भाषा में, जो भी पैसा देगा वो। ओके, और बताओ और कौन इंटरेस्टेड है? और होते हैं सर, जैसे मान लीजिए कि इन्वेस्टर होते हैं, शेयर होल्डर तो अलग होते हैं, कहीं इन्वेस्टर भी होते हैं। जैसे एफडीआई होते हैं ना, एफडीआई नाम सुना है? एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कि विदेशी कंपनी हमारी कंपनियों में इन्वेस्ट करती है। तो वैसे उन सबको क्या बोल देते हैं, फिर हम एक नाम दे देते हैं स्टेक होल्डर। क्या बोल देते हैं? स्टेक होल्डर। शेयर होल्डर तो हमने इन्वेस्टर में ले लिया, इसलिए मैंने अलग से नहीं लिखा है। तो अलग से मैंने लिख दिया स्टेक होल्डर, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस में फायदा देखते हैं वो। आई बात समझ में? तो क्या मैं इन सब लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूजर बोल सकता हूं कि ये सब लोगों के काम की चीज है? अब अगर कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में गड़बड़ घोटाला किया तो नुकसान किनको होगा? इन सबको होगा, क्योंकि इनके डिसीजन गलत हो जाएंगे, इनका पैसा डूब जाएगा, तो नुकसान इन सारे लोगों को होगा, राइट। तो ये सारे लोग चाहते हैं कि कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने वो बिल्कुल प्रॉपर हो, ताकि इनको रियल पिक्चर पता चले, झूठी हवाबाजी ना पता चले। बताओ ये बात समझ में आती है? यस। तो गवर्नमेंट ने भी बोला कि यार बात तो ठीक है। तो गवर्नमेंट ने कहा एक काम करो, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करवा लो, किससे? सीए से चेक करवा लो, ठीक है। तो सीए जब इसको चेक करेगा तो उसको हम बोल देंगे क्या? ऑडिट। उस वर्ड को हम क्या बोल देंगे? ऑडिट। और इन स्टेटमेंट के साथ में एक ऑडिटर की रिपोर्ट बना देंगे हम, और वो भी लगा देंगे। तो ऑडिटर बता देगा कि किस पॉइंट पे कमी है और क्या सही है। अब ये जो यूजर है, क्या इनके लिए ऑडिटर की रिपोर्ट भी काम में आनी जरूरी हो गई? इतने दिन तो इनके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट थे, अब क्या इनके लिए ये जो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बन रही है, क्या ये भी इंपॉर्टेंट है? यस। तो जैसे आज मैं किसी कंपनी के शेयर खरीदता हूं, तो मैं उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ूंगा, उसके ऑडिटर रिपोर्ट पढ़ूंगा, तब मुझे पता चलेगा कंपनी की पोजीशन क्या है, और उसके हिसाब से मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। समझ गए? ऐसे ही बैंक लोन देगी तो बोलेगी लाओ जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पर साथ में वो क्या मंगाएगी? ऑडिट रिपोर्ट भी लेके आओ। समझ गए? तो ये अब दोनों के यूजर हो गए।
समझ गए? तो इन सब के हितों की रक्षा करने के लिए, इट मीन्स इन सब को बचाने के लिए, इनके साथ फ्रॉड ना हो जाए, इनको नुकसान ना हो जाए, उसके लिए हम क्या करवाते हैं? ऑडिट करवाते हैं। तो क्या आपको आपके दूसरे क्वेश्चन का जवाब मिल गया? एक बार चेक करके बताओ। क्या हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था, व्हाई वी आर डूइंग ऑडिट, इसका जवाब मिल गया आपको कि हम क्यों कर रहे हैं ऑडिट? ऑनलाइन वाले भी बोल दीजिए फटाफट, ऑनलाइन वाले भी बोल दीजिए ना। चलिए फिर आगे चलते हैं। नाउ व्हाट इज ऑडिट, अब ऑडिट क्या है उसके बाद चलते हैं। तो ऑडिट को डिफाइन करते हैं। ऑडिट वर्ड जो है, पहली बात तो वो एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, ठीक है? ऑडिट वर्ड जो है वो कहां से लिया गया है? एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, विच इज ओडायर। क्या है वो वर्ड? तो ये याद रखिएगा, इस पे एमसीक्यू बनता है कि सर कौन से लैटिन वर्ड से लिया गया है, तो आप बोलेंगे ओडायर वर्ड से लिया गया है। ठीक है? इस ओडायर वर्ड का मतलब क्या है? इसका मतलब है टू लिसन। क्या है इसका मतलब? टू लिसन, ठीक है? या फिर कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि इसका मतलब है टू हियर। एक ही बात है, मतलब सुनना। इसका मतलब क्या है? सुनना। क्यों सर, हमारे भाषा में ऑडिट और उनके भाषा में ओडायर, ऐसा क्यों? तो इसका भी एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है सर? देखो, आज के ज़माने में जब आप किसी के P&L बैलेंस शीट देखते हो तो हम क्या बोलते हैं कि हम P&L को पढ़ रहे हैं। क्या बोला जाता है? P&L, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, ऐसा बोला जाता है, राइट? तो हम पढ़ने लग गए। पहले क्या होता था? पहले पढ़ा नहीं जाता था, क्योंकि राजा भी अनपढ़ थे, उनके जो दरबारी होते थे वो भी बहुत सारे अनपढ़ होते थे, तो कैसे पढ़ेंगे वो? तो जो मुनीम जी, मंत्री जी जो होते थे ना, अकाउंट्स वाले मंत्री जी होते थे, मुनीम जी बोलते थे, वो अकाउंट्स बनाते थे अपने, जो भी बही खाते बनाते थे, फिर वो राज दरबार में सुनाते थे पढ़ के कि इस साल इतना ये हुआ, हमारे को इतनी आमदनी हुई, इतना खर्चा हुआ, ये वो सब सुनाते थे। अब पढ़ना किसी को आता नहीं, वरना तो पेपर लेके देख लेते सब, तो सब सुनते थे। अब वो राज दरबार में जितने भी लोग होते वो सुनते, राजा भी सुनता, और सुन के अगर उनको लगता कि इसमें कुछ गड़बड़ है तो वो बोलते कि भाई साहब ऐसे कैसे हुआ, राइट, कि ये कैसे पॉसिबल है। तो वो ऑडिट ही हो रही थी, पर वो सुन के हो रही थी कि हाँ सुन रहे हैं, गलती होगी तो बता देंगे। तो वो सुनते जा रहे थे। जैसे उन्होंने कहा कि हाँ जी ये खत्म हुआ, बताइए किसी को कोई आपत्ति? आप कहते हैं तो नहीं जी कोई आपत्ति नहीं। इसका मतलब आपने चेक कर लिया और आपकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए उस टाइम सुना जाता था। तो दैट्स वाई वहां पे क्या वर्ड यूज किया गया है? टू लिसन, ओडायर वर्ड यूज किया गया है। पर धीरे धीरे टाइम चेंज हुआ, अब हम सुनते नहीं, हम पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि बनाने वाले ने जो रूल लगाए वो रूल का नॉलेज हमें है, तो हम कहते हैं कि भाई सुनने की जरूरत नहीं है, मैं दे दूं, मैं खुद देख लूंगा। तो आप देखते हैं कि अच्छा इतना सरप्लस पड़ा है, इतनी कैपिटल है, इतने डेट्स हैं, तो आप समझ जाते हैं क्या पोजीशन है, right? तो अब आप पढ़ते हैं, तो दैट्स वाई हमारे यहाँ पे वर्ड है ऑडिट। ओके ओके, तो अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम ऑडिट को डिफाइन कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन of financial statement of an entity whether loss making or profit, small or big, ठीक है? To express an opinion on true and fair view of such financial statement.
ओके अब ध्यान से सुनिएगा, इस पूरी डेफिनेशन का अभी हम ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। पहला वर्ड, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। पहला वर्ड क्या है? इंडिपेंडेंट। और दूसरा वर्ड क्या है? एग्जामिनेशन। तो पहला वर्ड है इंडिपेंडेंट और दूसरा वर्ड है एग्जामिनेशन। तो आपको इन दोनों वर्ड्स को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। एग्जामिनेशन का मतलब क्या है? सर एग्जामिनेशन का मतलब है चेकिंग करना कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने बनाए वो ठीक वैसे ही हैं जैसे होने चाहिए थे। जैसे मुझे एक बात बताओ, क्या आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 पढ़ा है? पढ़ा होगा ना। जब 11th क्लास में अकाउंटिंग पढ़ाते हैं तो पहले AS1 पढ़ाते हैं, जैसे अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। क्या कहता है AS1? कि सर आप जो भी अकाउंट्स बनाएंगे उसमें कुछ फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन होगी, याद है? पढ़िए, गोइंग कंसर्न, अक्रूवल बेसिस, कंसिस्टेंसी, ऐसा पढ़ा है कि जब हम ऑडिट करेंगे तो ये सब चीजें हम पढ़ेंगे, ओके। ओके, सो एग्जामिनेशन का मतलब क्या हुआ कि भाई आप भी जो रिकॉर्ड बना रहे हैं और मैं जो रिकॉर्ड पढ़ रहा हूं, दोनों ने सेम कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब एज ए ऑडिटर, ऑडिटर ये चेक कर रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन ने जो रिकॉर्ड बनाए हैं वो एज पर रूल्स बनाए या नहीं बनाए। जैसे मैंने आपको कहा कि 11th में आपने पढ़ा, क्या पढ़ा होगा? फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस पढ़ी होगी, वगैरह वगैरह पढ़ी होगी। तो उसके हिसाब से ये रिकॉर्ड बनाए गए या नहीं बनाए गए, ये चेक करना किसकी ड्यूटी है? ऑडिटर की ड्यूटी है। ऑडिटर ये चेक करेगा कि ये काम हुआ या नहीं हुआ। समझ रहे हैं? ओके, तो ये तो हुई चेकिंग। इसको आसान भाषा में, जनरल भाषा में हम क्या बोल सकते हैं? जनरल लैंग्वेज में चेकिंग, ठीक है। ओके, अब बात आती है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब, अच्छा ये जो चेकिंग है ना, इसको एक चीज देखो, ऑडिट में तो आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा, अच्छा ऑडिट ऐसा होता है वैसा होता है। जनरली आप अपनी लाइफ में पता नहीं कितनी ऑडिट करते हो। मुझे एक बात बताओ, आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, जब बिल आता है तो बिल को देखते हो क्या कि आइटम जो जो लिखे हैं हमने मंगाए वही लिखे हैं ना, कहीं गलती से दूसरा आइटम तो नहीं लिख दिया? ऐसा पॉसिबल है? बताओ, ऐसा पॉसिबल है क्या कि कोई और आइटम किसी और ने मंगाया, गलती से आपके बिल में डाल दिया? हो सकता है रोटी कम ज्यादा लिख दियो, प्लेट सब्जी की कम ज्यादा लिख दियो, हो सकता है। तो कई बार जब अपन बहुत कम लोग होते हैं ना तब तो नहीं करते हम, पर जब बहुत ज्यादा लोग होते हैं ना, बहुत ज्यादा आइटम आया होता है, तब हम जरूर चेक कर लेते हैं। क्योंकि उस टाइम क्या होता है कि हो सकता है कि जल्दबाजी में कुछ गलती हो गई हो, तो हम चेक करते हैं कि इतनी सब्जी मंगाई थी, हाँ ठीक है, ये हाँ, ये तो ऑर्डर ही नहीं किया, ये तो ये कहाँ से जोड़ दिया भाई, राइट। तो वो जो आप चेक कर रहे हैं ना, एक्चुअली वो भी एक ऑडिट ही है। वो भी क्या है? ऑडिट ही, कि भाई जो होना चाहिए था वो है या नहीं है, ठीक है। इसके अलावा मेरे बात बताओ एक, मेरे को एक और, आप के घर में कोई फंक्शन है, शादी वादी है, ठीक है। अब शादी वादी के फंक्शन में आप सारा अरेंजमेंट कर रहे हैं क्योंकि आप यंग है, जवान है, एनर्जेटिक है, तो आप सारा फंक्शन मैनेज कर रहे हैं। इन बिटवीन आपके जो पेरेंट्स हैं वो भी वहाँ पे पूरे में घूम रहे हैं, है ना, शादी के पूरे माहौल में घूम रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि हाँ ये प्रॉपर है, ये प्रॉपर है। और फिर कुछ कमी होगी तो बुला के बोलेंगे कि देखो ये क्या है भाई, यहाँ क्यों रखा है ये सामान, हटाओ इसको यहाँ से। तो वो भी एक क्या है? एक तरीके की ऑडिट है। तो ऑडिट का मतलब ही सिर्फ इतना है कि जो काम जिस तरीके से होना चाहिए था वो काम उस तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा, ये हमें चेक करना है। तो यहाँ पे इस ऑडिट में भी जो एग्जामिनेशन वर्ड है इसका मतलब ये है कि हम ये देखेंगे कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस तरीके से बनाए जाने चाहिए थे, क्या वो उस तरीके से बनाए गए हैं या नहीं गए हैं। बस, दिस इज ऑडिट। आगे बात सुन में, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड हमने यूज किया, कौन सा? इंडिपेंडेंट। अब ये इंडिपेंडेंट क्या है? इंडिपेंडेंट का मतलब है नॉट इन्फ्लुएंस्ड। क्या बोल रहे हैं अपन? नॉट इन्फ्लुएंस्ड, कि आप जब ऑडिट कर रहे हैं तो आप किसी से इफेक्ट नहीं होने चाहिए, किसी के दबाव में नहीं होने चाहिए। अगर दबाव में आप चेकिंग करेंगे तो फिर तो उस चेकिंग का मतलब ही नहीं है ना। एक बात बताइए, आपने मुझे बुलाया कि सर हमारी कंपनी की ऑडिट करनी है,
मैं ऑडिट कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरी जो राय है वो निष्पक्ष होनी चाहिए, किसी दबाव में नहीं होनी चाहिए। अब आपने मेरे भाई साहब रख दी बंदूक यहाँ पे और बोले करो ऑडिट, तो मैं ऑडिट करने से पहले ही बोलता हूँ भाई साहब सब सही है, एकदम सही है, आपका तो बिल्कुल परफेक्ट काम है, बोले लिख के दो। मैंने कहा लो लिख देते हैं साहब, मैंने लिख दिया जी, ऑडिट रिपोर्ट टाइप कर दी कि सब कुछ सही मिला है जी, सब ओके है, मर थोड़ी जाएंगे, राइट, साइन कर दिया, हाँ ओके है। क्या मैंने इंडिपेंडेंटली ऑडिट की? क्या मेरी रिपोर्ट इंडिपेंडेंट है? नहीं सर, ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंट ऑडिट नहीं है, ठीक है। ऐसे ही समझिए कि आप नए नए सीए बने, अभी मैं यहाँ पे सीए का एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि फाइनेंशियल ऑडिट की हम बात कर रहे हैं, राइट। आप नए नए सीए बने सर। अब सीए बनते ही, है ना, इतने दिन नहीं बनते ना, जब तक तो कुछ नहीं होता, कोई नहीं पूछता आपको, और सीए बनते ही आपके पास रिश्तेदारों के फोन आने शुरू हो गए कि अरे बेटा कॉन्ग्रेचुलेशन तुम सीए बन गए, अब क्या करोगे? बोला सब ऑफिस खोलूंगा मैं तो। बोला ऑफिस खोलोगे, अच्छा, तो आपने ऑफिस खोल लिया, ऑफिस का इनॉग्रेशन कर लिया। अब ऑफिस का इनॉग्रेशन करते हैं रिश्तेदार के फिर फोन आ गए, बोले यार एक काम था। मैं बोलो, बोले काम ये था कि हमारी यहाँ पे एक फैक्ट्री है, हमारा काम चलता है, तो हर साल ऑडिट तो करवाते हैं बाहर वाले से, अब तो तू घर का आदमी बन गया भाई, तेरे से ही करवाएंगे। तो क्या है, वैसे तो हम सारा काम कर लेते हैं, इतने साल हो गए हमको सब आता है, तो हम तो सब कर लेते हैं, तो वो तो सीए भी जो आता है वो साइन करके चला जाता है, तो एक काम करता हूँ मैं तुझे भेजता हूँ अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तू साइन कर देना। मैंने बना लिया है सब कुछ, सब कुछ मैंने बना लिया, रिपोर्ट भी बना ली मैंने, तो तुम्हें तो खाली साइन करना है, ठीक है। अब आप सब नए नए बने, आप कहते हैं ऐसे थोड़ी साइन करेंगे, हम तो प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ के आए हैं सब, ऐसे नहीं कर सकते हम, तो हमें तो चेकिंग करनी पड़ेगी। और भाई साहब रिश्तेदार गुस्सा हो गया, भाई साहब कि क्या यार इतना बड़ा आदमी हो गया तू अब चेकिंग करेगा, विश्वास नहीं है तेरे को हम पे, हम 50 साल से काम कर रहे हैं, 20 साल से काम कर रहे हैं, ऐसा वैसा। आप कहते हैं नहीं नहीं सर देखो चेकिंग तो करनी पड़ेगी, थोड़ा सा तो समझो आप बात को। अब वो भाई साहब आपके पेरेंट्स को कॉल करेगा सीधा कि देखो तुम्हारा बेटा कितना ऐसे हो गया, बोल रहा है चेकिंग करूंगा, हमको चोर है क्या यार, ऐसा ऐसा वैसा। अब आपके पेरेंट्स ने आप पे थोड़ा प्रेशर डाला कि यार रिश्तेदार है कर दो यार, ठीक है देख लेंगे, तो आपने भी कर दिया, बोले ठीक है भाई अब क्या कर सकते हैं, कर दो, आपने साइन कर दिया। तो क्या उस सिचुएशन में आप इंडिपेंडेंट थे? क्या हम ये बोल सकते हैं आपने फ्रीली ओपिनियन दी अपनी? आंसर इज नो, तो हम आपको इंडिपेंडेंट नहीं बोलेंगे। सर क्या फर्क पड़ता है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट से? इंडिपेंडेंट से फर्क ये पड़ता है कि अगर आपने इंडिपेंडेंटली ऑडिट की है तो ही उस ऑडिट की वर्थ है, वरना उस ऑडिट की कोई वैल्यू नहीं है। आगे बात समझ में? ठीक है, तो इसलिए समझ गए, तो कैसे कैसे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, मैंने उसके दो एग्जाम्पल दिए आपको। तीसरा एग्जाम्पल और सुन लो कि सर हम एक कंपनी में काम कर रहे थे, मतलब ऑडिट कर रहे थे, हुआ क्या कि हमें कोई पैसे की जरूरत पड़ी, तो हमने कंपनी के ओनर से कहा कि सर थोड़े पैसे उधार चाहिए थे, फीस तो अलग है, फीस तो अलग है, पर हमें कुछ पैसे उधार चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है दे देता हूँ उधार। अब उन्होंने हमें उधार दे दिए और कम ब्याज पे दे दिए, कम इंटरेस्ट पे दे दिए, राइट। अब रिपोर्ट बनाते टाइम वो कहते हैं कि सर देख लो मैंने आपको, है ना, पैसा दे रखा है कम इंटरेस्ट पे, तो रिपोर्ट थोड़ा सा ढंग से बनाओ, कमियां मत लिखो इसमें। आप कहते हो नहीं नहीं साहब मैं तो लिखूंगा, कमियां तो जो मिली है वो तो लिखूंगा। वो कहते हैं अच्छा ठीक है लिखो, पर वो जो पैसा दिया तो मुझे वापस चाहिए, आज ही चाहिए। अब आप प्रेशर में आ गए थोड़े से कि यार कैसे दूं आज तो पैसा। तो इसका मतलब आपको हिंट समझ में आया कि या तो पैसा दो और या इसका काम करो, ठीक है। आपने कहा ठीक है मैं साइन करता हूँ, तो आपने जो कमियां लिखी थी वो हटा दी और साइन कर दिया। तो क्या आप उस केस में इंडिपेंडेंट थे? तो ऐसे केसेस नहीं होने चाहिए, इसीलिए रिश्तेदारों को ऑडिट करने को मना किया गया है कि जिस फर्म में आप मालिक के कोई रिश्तेदार हो, इंटरेस्टेड हो, आपका कोई बेनिफिट है, उसकी आप ऑडिट नहीं कर सकते। वो आगे पढ़ेंगे जब हम क्वालिफिकेशन पढ़ेंगे तब, अभी इंडिपेंडेंट वर्ड को समझा रहे हैं। आगे बात समझ में? तो ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। अगर आप डिपेंडेंट हैं, आप इन्फ्लुएंस्ड है, तो वो ऑडिट है ही नहीं, उसको ऑडिट बोलो ही मत आप। बोलो जी बात समझ में आ गई? नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट जो वर्ड हमारा यहाँ पे काम का वर्ड है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कि सर किन किन चीजों को चेक करोगे आप? तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलग होते हैं, आपको बताइए, ठीक है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग होते हैं। तो सर इसमें हम चेक करेंगे पी एंड एल अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो,
कैश फ्लो अगर अप्लीकेबल है तो, सब जगह नहीं बनता है। और इसके अलावा नोट्स ऑन अकाउंट्स पढ़ा है। तो ये जो चीजें हैं इन सबको मिला के हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। तो आप ऐसा नहीं सिर्फ आप P&L बैलेंस शीट चेक करके बोलो हो गया सर, नोट्स ऑन अकाउंट भी चेक करना है, कैश फ्लो भी चेक करना है, ये पार्ट है उसके, राइट। ठीक है। नेक्स्ट बोला गया एंटिटी। नेक्स्ट वर्ड क्या है, एंटिटी। एंटिटी का मतलब है संस्था या ऑर्गेनाइजेशन जिसकी आप ऑडिट कर रहे हैं, ठीक है। वो ऑर्गेनाइजेशन या संस्था जिसकी आप ऑडिट कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे मैंने लिखा है वेदर इट इज लॉस मेकिंग और प्रॉफिट मेकिंग, वेदर इट इज स्मॉल और बिग, कि जिस ऑर्गेनाइजेशन की आप ऑडिट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ऑडिट ऑर्गेनाइजेशन की होगी। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन की आप ऑडिट करने जा रहे हैं, जिस संस्था की आप ऑडिट करने जा रहे हैं, वो चाहे लॉस में है और चाहे प्रॉफिट में है, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चाहे छोटी ऑर्गेनाइजेशन है चाहे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आपको इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका ऑडिट करने का तरीका सेम वैसा ही रहेगा। छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो भी आप वैसे ऑडिट करेंगे, और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो भी आप वैसे ही ऑडिट करेंगे। प्रॉफिट में है तो भी आप वैसे ही ऑडिट करेंगे, और लॉस में है तो भी आप वैसे ही ऑडिट करेंगे। आप ये नहीं कहेंगे अरे ये तो पहले से डूबी हुई है भाई, लॉस में चल रही है, कर दो, क्या फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं करेंगे आप। आपकी ड्यूटी सेम है, समझ गए। तो उतना ही ध्यान आपको रखना है, चाहे वो लॉस मेकिंग है चाहे प्रॉफिट मेकिंग है, चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बात समझ में। ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। हम ऑडिट क्यों कर रहे हैं सर, ऑडिट करने के बाद हम क्या करेंगे, ऑडिट करने के बाद हम हमारी ओपिनियन देंगे, राय देंगे कि हमारे हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे हैं, समझ गए। हमारा पर्पज ही क्या ऑडिट करने का, ताकि हम ओपिनियन दे सकें, बस। देखो ओपिनियन में और जजमेंट में फर्क होता है क्या, बताइए। ओपिनियन में और जजमेंट में फर्क है क्या? अरे सर बहुत बड़ा फर्क है ओपिनियन जजमेंट में। तो ओपिनियन मतलब मेरी राय है, और मेरी राय आपसे अलग हो सकती है। कल को आप दूसरे के पास जाओ तो वो हो सकता है कुछ और बोले, मे बी पॉसिबल है। मुझे जितना पता है, मुझे जितना पता चला आपके रिकॉर्ड, मेरी राय ये है, राइट। और जजमेंट में क्या होता है, डिसीजन होता है, सर्टिफाइड होता है कि ऐसा ही है। दोनों बातों में बहुत बड़ा फर्क है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ध्यान से देखिए, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अब डॉक्टर कहता है कि जब मेरे हिसाब से आपको डेंगू है, पर वो ये लिख के देता है कि मैं गारंटी देता हूँ आपको डेंगू है, नहीं। आप दूसरे डॉक्टर के पास जाए, बोलता नहीं जी डेंगू डेंगू कुछ नहीं है, नॉर्मल फीवर है। होता है ऐसा बहुत बार, होता ना। कोई कहता है एक के डॉक्टर के पास जाते हैं ऑपरेशन कराना पड़ेगा सर आपको, आपके तो ये दिक्कत है। दूसरे के पास जाता है अरे काहे का ऑपरेशन, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, आप तो मेडिसिन लो ठीक हो जाओगे। तो आपने कभी ऐसा किया कि पिछले डॉक्टर के ऊपर जाके केस कर दिया कि भाई तूने हमें मेंटली टॉर्चर कर दिया, कह दिया ऑपरेशन होगा, और दूसरा तो मना कर रहा है। होता है ना ऐसा, मोस्ट ऑफ द ऑपरेशन केस में ऐसा होता है। क्योंकि जब भी किसी को बोलते हैं ना कि तुम्हारी सर्जरी होएगी, ऑपरेशन होएगा, एक्सीडेंटल केस या वैसे केस तो अलग मैटर है, पर जो ऑप्शनल चीजें होती है, ठीक है, उसमें जब आपको कोई भी ऑपरेशन बताते हैं तो आप सेकंड ओपिनियन लेते हैं। दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, साहब रिपोर्ट देख के बताओ। जब सब बोल देते हैं कि हाँ जी ऑपरेशन ही होगा, तब आप ऑपरेशन करवाते हैं, अदरवाइज आप ओपिनियन लेते हैं। अब आप देख रहे हैं, एक डॉक्टर बोला होगा, एक कह रहा है नहीं होगा, एक कह रहा है कि करवा लो तो आपकी इच्छा है, ना कराओ तो आपकी इच्छा है, अलग अलग ओपिनियन आ रही है। तो आप उनमें से किसी पे भी केस कर सकते हैं क्या कि भैया तुमने बोला था ये तो गलत है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो वर्ड इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, वो वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं सर ओपिनियन। क्या वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं? ओपिनियन। वो ये नहीं कह रहे ऐसा ही होगा, वो कह रहे हैं हमारे हिसाब से ऐसा है, हमारी राय ये है। तो राय में फर्क होता है, ठीक है। तो आपको भी क्या देनी है यहाँ पे, सिर्फ ओपिनियन देनी है, ठीक है। अब ये जो ओपिनियन है ये कितने तरीके की हो सकती है? तो ओपिनियन सर जो 4 तरीके की हो सकती है, ठीक है। अब वो 4 तरीके की ओपिनियन कैसे हो सकती है, क्या हो सकती है, वो भी सुनिए। मैं तनिष्क को पूछता हूं, ठीक है, कि तनिष्क, मिस्टर तनिष्क, आप यश को जानते हैं क्या? बोलता है सर जानता हूं। सुनना ध्यान से, बोला हाँ सर जानता हूं। मैं कैसा इंसान है भाई यश?
ठीक है, कैसा इंसान है। तो सोचो इस बात का जवाब मुझे वो कितने तरीके से दे सकता है, बताओ कितने तरीके से वो मुझे जवाब दे सकता है। 3 तरीके से, मुझे ऐसा लगता है 3, चौथा आप बताना अगर हो तो। मैं 3 बताता हूं आपको। पहला वो कहेगा सर सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ परफेक्ट है, कोई गलती नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है, हमारे हिसाब से ओके है। ठीक है, जैसे शादी वादी में पूछते हैं ना पड़ोसी से, रिश्तेदारों से, बोले वो उसको जानते हो, बोला हाँ जानते हो, कैसा है भाई बताओ, रिपोर्ट लेते हैं ना कैसा है। तो 3 तरीके की ओपिनियन आ सकती है। पहला कि सब सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, कोई गलती नहीं है, मतलब कोई गड़बड़ नहीं लगती हमें, तो हमारे हिसाब से एकदम ओके है। तो उसको बोलते हैं हम क्लीन रिपोर्ट। उसको क्या बोलते हैं हम? क्लीन रिपोर्ट, कि हमारे हिसाब से सब कुछ ओके है, सब कुछ सही है, तो आप क्या बोलोगे? क्लीन रिपोर्ट मिल गई आपको। ठीक है। अब दूसरा वो कहे कि सब वैसे तो सब ठीक है पर ये कुछ कमी है, ऐसा बोल सकते हैं कि वैसे तो सब कुछ ठीक है पर ये कमी है। ठीक है, चुगली करता है भैया ये कमी है, या गुस्सा बहुत आता है ये कमी, ऐसे बता सकते हैं। तो इस केस में वो रिपोर्ट अच्छी हुई या बुरी हुई? तो रिपोर्ट तो अच्छी हुई पर कुछ कमियों के साथ, तो उसको बोलते हैं यहां पे हम क्वालिफाइड रिपोर्ट। क्या बोलते हैं उसको हम? क्वालिफाइड रिपोर्ट बोलते हैं, जिसमें कुछ क्वालिफिकेशंस मतलब कुछ ऑब्जर्वेशन रहते हैं कि भैया इन चीजों को छोड़ के बाकी सब ठीक है। ठीक है, या फिर आप यूं कहें कि सर देखो मैं तो साथ में पढ़ा हूं तो मैं ये तो बता सकता हूं पढ़ाई में तो होशियार है, बाकी पर्सनल लाइफ क्या मुझे नहीं पता, तो वो भी क्या हो गई? क्वालिफाइड रिपोर्ट, क्योंकि आप कंप्लीटली ओके नहीं कर रहे हैं। तीसरा, वो पर्सन आपके बारे में क्या बोल सकते हैं? नेगेटिव, एडवर्स, सब बकवास है, एकदम बेकार है भाई, पूछो मत आप क्या हालत है। ठीक है, तो वो रिपोर्ट क्या हो जाएगी? एडवर्स रिपोर्ट। समझ गए भाई? आप किसी को जानते हैं और मैं आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे बहुत बढ़िया, तो क्लीन रिपोर्ट। आप कहते हैं बाकी तो बढ़िया है पर ये गड़बड़ है, ये आदत खराब है, तो आप वो हो गई क्वालिफाइड। और आप कहते हैं सब बिल्कुल ही बेकार है, तो फिर क्या हो गई? एडवर्स रिपोर्ट। राइट? ओके। ऐसे ही जब हम ऑडिट करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है सर, एकदम परफेक्ट है, तो हम कौन सी रिपोर्ट देंगे? क्लीन रिपोर्ट। हम कहेंगे कि सर बाकी सब तो ठीक है, परचेज में थोड़ी गड़बड़ लग रही है, तो हम क्या रिपोर्ट देंगे फिर? क्वालिफाइड रिपोर्ट। और हम बोलते हैं सब सब कुछ ही डब्बा गोल है, एकदम बकवास है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या किया है, कोई अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो नहीं है, कोई स्टैंडर्ड फॉलो नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम कौन सी रिपोर्ट देंगे? एडवर्स रिपोर्ट। बताओ जी, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी प्लेस के बारे में आपको पूछे, बताओ जी ताजमहल गए थे देखने, हाँ सर गए थे, कैसा लगा? अब उसके भी वही 3 ओपिनियन है, बहुत अच्छा, बहुत बेकार, बाकी तो ठीक है, धूप बहुत थी यार, खाने का कुछ नहीं मिला, कुछ ऐसा हो सकता है। तो हर चीज की 3 रिपोर्ट हो सकती है, जो हमारी यहाँ पे भी है। बताओ, क्लियर है? अब चौथी रिपोर्ट क्या होगी वो बताओ। नहीं, चौथी रिपोर्ट क्या हो सकती है? 3 तो मैंने आपको बता दी, आपको भी समझ में आ गई। फोर्थ रिपोर्ट क्या हो सकती है? फोर्थ रिपोर्ट क्या हो सकती है? अच्छा मैं आपको बोलूं कि आप दीपक को जानते हो? जानते हो दीपक को? और बोलो भाई जानते हो क्या? तो बताओ दीपक कैसा आदमी है? तो सब मैं जानते ही नहीं, बताऊं कहाँ से? ठीक है, मैं जानता ही नहीं, बताऊं कहाँ से? मैंने कहा सब ऑडिट करो, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट करो। कहते सर लाओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाओ। मैंने कहा ये लो। ठीक है, नहीं 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 नहीं, मैंने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोले ये लो, लो ले लो। कहते साहब और ये तो खाली थोड़े से बिल हैं, बाकी स्टेटमेंट कहाँ है? बाकी नहीं है हमारे पास, तो यही है। बाकी क्या हुआ, थोड़े दिन पहले आग लगी थी तो सारे डॉक्यूमेंट जल गए, तो हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, यही है। अब जब आपको डॉक्यूमेंट मिले ही नहीं, आप चेकिंग कर ही नहीं पाए, या आप किसी को जानते ही नहीं, तो क्या आप बोल सकते हैं सब कुछ सही है? नहीं बोल सकते। क्या आप बोल सकते हैं सब कुछ खराब है? नहीं बोल सकते। क्या आप बोल सकते हैं सब सही है कुछ खराब है? नहीं बोल सकते। अब तीनों नहीं बोल सकते सर, जब पता ही नहीं क्या बोले, तो वहां पे आप देते हैं डिस्क्लेमर। क्या बोलते हैं उसको? डिस्क्लेमर ऑफ
ओपिनियन। क्या बोलते हैं? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। इट मीन्स कि हम कोई भी राय देने में कैपेबल नहीं है, फिलहाल हम इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकते। जब बोलते हैं नो कमेंट, या नो कमेंट, ना अच्छा ना बुरा, नो कमेंट्स, कुछ नहीं बोल सकते। क्योंकि जब हमें जानकारी मिली नहीं तो हम कैसे बताएं? जिसको हम जानते नहीं अच्छा बुरा कैसे बताएं? हम बुरा बता दें वो अच्छा हुआ तो, हम अच्छा बता दें बुरा हुआ तो हम बोलेंगे नहीं, ज़्यादा बेटर है। तो जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं और हमें वहाँ पे बोले कि साहब रिकॉर्ड्स तो है ही नहीं, जल गए, ये हो गया, वो हो गया, आपको हम ये काम नहीं करने देंगे, आपको हम वो काम नहीं करने, तो जब वो मुझे ऑडिट करने ही नहीं देगा तो मैं ओपिनियन कैसे दूंगा अपनी? ठीक है, तो मैं वहां पे क्या बोलूंगा कि मैं किसी भी प्रकार की ओपिनियन देने में कैपेबल नहीं हूं, तो उसको बोलते हैं डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। समझ गए? तो ये 4 तरीके की ओपिनियन आप ऑडिट में दे सकते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट सुनिए। लास्ट जो पॉइंट हमारा यहाँ पे आता है वो आता है ट्रू एंड फेयर व्यू। ठीक है, ऑडिट में ऐसे नहीं बोलते सब ठीक है सब खराब है, ऐसा वर्ड नहीं। उसके लिए एक वर्ड बनाया गया है और उस वर्ड का नाम क्या है? ट्रू एंड फेयर व्यू। ठीक है, ट्रू मतलब सही और फेयर मतलब उचित। ठीक है, तो सही और उचित हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सही दिखा रहे हैं और जो होना चाहिए रीजनेबल वो दिखा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रू एंड फेयर व्यू। पर सर ऐसे हमें कैसे पता चलेगा? तो सुनिए, इसको हम डिफाइन करते हैं। तो इसके लिए बोला गया फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। क्या बोला गया? फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। अगर आपके स्टेटमेंट्स में कोई गड़बड़ नहीं है तो हम बोलेंगे कि आपके स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपके स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ है तो हम बोलेंगे आपके स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो ये 2 रिपोर्ट दे दी हमने। और अगर आपके स्टेटमेंट में सब कुछ सही है कुछ पॉइंट को छोड़ के, तो हम बोलेंगे ट्रू एंड फेयर व्यू तो रिप्रेजेंट करते हैं पर सब्जेक्ट टू दिस, इन बातों को ध्यान में रखते हुए। ओके, तो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। फ्री का मतलब कि कोई गलती नहीं है, मटेरियल का मतलब इंपॉर्टेंट गलती नहीं है, छोटी मोटी तो होगी, और मिस स्टेटमेंट का मतलब गलती कि सर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मेजर गलती नहीं है। यहाँ पे मटेरियल वर्ड का यूज क्यों किया गया? मेजर वर्ड के लिए, क्योंकि सर छोटी मोटी गलती तो हर ऑर्गेनाइजेशन में होती है। अगर छोटी मोटी गलती की वजह से हम ये कहने लग जाएं कि साहब ये तो ऑर्गेनाइजेशन सही नहीं है, तो फिर तो सारी ऑर्गेनाइजेशन गड़बड़ हो जाएगी। तो डिपेंड करता है कि जो गलती हमारे पकड़ में आई वो कितनी मटेरियल है। मटेरियल का मतलब यहाँ पे सामग्री नहीं है, मटेरियल का मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट से है। ठीक है, जैसे बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ी, मान लो 100 करोड़ का टर्नओवर है, अब वहां पे हमें गलती मिली 10,000 रुपए की, तो हम क्या एडवर्स रिपोर्ट दे दें कि नहीं जी 10,000 की गलती मिली है तो फ्रॉड चल रहा है यहाँ तो? समझ गए? उस हाँ, उसको देखते हुए छोटी गलती लग रही है तो हम लिख देंगे कि हाँ जी ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, हालांकि वो गलती हम पॉइंट आउट कर देंगे कंपनी को। समझ गए? पर यही गलती 10 करोड़ की होती तो हम एडवर्स रिपोर्ट दे देते हैं कि साहब 100 करोड़ का टर्नओवर 10 करोड़ की गलती है, तो ये तो मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, तो बड़ी गलती है ये। समझ गए बात को? तो मटेरियल का मतलब है बड़ी। अच्छा, बड़ी मतलब क्या? आप सर ऐसे कैसे डिफाइन करोगे बड़ी? बड़ी तो सब हो सकती है, 10 करोड़ किसी के लिए छोटा हो सकता है, किसी के लिए बड़ा। तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि विच इफेक्ट द डिसीजन ऑफ यूजर, कि सर ऐसी गलती जो उस रिपोर्ट के यूजर का डिसीजन बदल दे, ऐसी गलती जो उस रिपोर्ट के यूजर का डिसीजन बदल दे। मतलब अगर उस रिपोर्ट में वो पॉइंट लिखा होता तो मेरा डिसीजन कुछ और होता, और अगर वो पॉइंट नहीं लिखा होता तो मेरा डिसीजन कुछ और होता। इतनी इंपॉर्टेंट गलती है, तब तो उसको हम मटेरियल मानेंगे, और वरना हम उसको मटेरियल नहीं मानेंगे। समझ गए? अब मुझे पता चलता है 100 करोड़ की कंपनी है, क्या हुआ? बोले सर 10,000 का एक गलत बिल चढ़ गया। ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, तो मुझे शेयर खरीदने थे, मैं अभी भी खरीदूंगा। पर मुझे पता चलता है 10 करोड़ के बिल गलत चढ़े हुए हैं, तो मैंने बोला नहीं नहीं मैं तो नहीं खरीदूंगा भैया शेयर। तो ऐसी गलती जो किसी के डिसीजन को इफेक्ट कर दे उसको यहाँ पे क्या बोला गया है? मटेरियल बोला गया है। तो अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई बड़ी गलती नहीं है तब तो वो ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अगर कोई बड़ी गलती है तो वो ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं।
आगे बात समझ में? अब फटाफट इस पूरी डेफिनेशन को एक साथ पढ़ लेते हैं ताकि पूरा हमारे माइंड में बैठ जाए। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन of financial statement of an entity, whether profit making or loss making, big or small, to express an opinion on true and fair view of such financial statement। कि ऑडिट के दौरान हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन करते हैं और ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एग्जामिन करेंगे जिसमें हमारा कोई बेनिफिट ना हो, ठीक है, उसी को करेंगे। और चेक करने के बाद हम हमारी राय देंगे कि वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट करते हैं या नहीं करते हैं। दैट्स ऑल, ये है हमारी ऑडिट। बताइए, यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए, पूछ लीजिए कोई भी डाउट है तो। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट सेशन में करेंगे। थैंक यू।